हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा एक बार फिर से महिंद्रा के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम एसएससी का एसटी नंबर 0.02 बी लेकर आए हैं, जिसमें आप एसएससी के एसटी नंबर 02 के 25 क्वेश्चन देखेंगे। आपको एसटी में टोटल 100 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से जीएस का जो पोर्शन है वो सेकंड नंबर पर होता है। प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर का मतलब है कि 26 से लेके 50 तक के सारे क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। और हम उन 25 क्वेश्चंस को एक बार डिस्कस भी करेंगे, एक बार सॉल्व भी देखेंगे उसका क्या सही सॉल्यूशन होगा। सो प्यारे मित्रों, आपके सामने आज के सेशन का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में हुआ है। ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? और ऑप्शन है पेरियार, सतलज, चिनाब एंड ब्रह्मपुत्र। सो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों, वो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? चिनाब है। सो करेक्ट आंसर क्या है बच्चे? चिनाब है। तो इसमें जो आपको चिनाब मिल रहा है, चिनाब क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? चिनाब है। सो आइए एक बार हम देखते हैं। अगर हम बेटा भारत को बनाएं, ये इस तरह से हम भारत के मैप को ड्रॉ करते हैं, लगभग ऐसे इस तरह से आप देख पा रहे हैं। ऐसे अब चूंकि बात करते हैं हम लोग अलग अलग नदियों की, सो आइए देखें कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। अब पेरियार है बेटा, पेरियार नदी जो है ये बहती है कहाँ पे? ये बहती है केरला में, केरला में, ठीक है। और ये कहाँ गिरती है अगर मैं कहूँ तो ये अरब सागर में जाती है यहाँ से, ठीक है। ये उद्गम भी इसका यहाँ नहीं। सतलज की बात करें, सतलज आती है बच्चे राकस ताल से, यहाँ राकस ताल से आते हुए फिर वो जाकर सिंध में मिल जाती है, सिंधु नदी मिल जाती है, और ये है सतलज नदी, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं चिनाब, यस, चिनाब निकलती है भारत में ही, यहीं से और यहाँ से मिलती है। तो चिनाब जो है भारत में है। चिनाब नदी सिंधु की सहायक है। इसी पर अभी सबसे बड़ा रेलवे का ब्रिज भी बनाया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? चिनाब है। ब्रह्मपुत्र भी यहाँ निकलती है तिब्बत से और भारत में आती है, तो ब्रह्मपुत्र भी इसका आंसर नहीं है। सो बच्चे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? चिनाब नदी, चिनाब इसका जो है करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी इज अ करेक्ट आंसर। प्यारे मित्रों, क्या है? सी इसका जो है वो बिल्कुल बिल्कुल ही सही आंसर है। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा है। अब हम बात करते हैं कोई व्यक्ति, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन अटेम्प्ट फॉर द री इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचित होने की कितनी बार प्रयास कर सकता है? मतलब अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहे तो कितनी बार वो राष्ट्रपति बनना चाहे तो बन सकता है? ओनली ट्राइस, मतलब 3 बार, ओनली वंस एक बार, ओनली ट्वाइस केवल 2 बार, एनी नंबर ऑफ टाइम जब चाहे तब, मतलब चाहे इतनी बार, कोई फिक्स नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है एनी नंबर ऑफ टाइम्स। राष्ट्रपति के लिए अगर कोई योग्य पर्सनालिटी है तो चाहे जितनी बार वो बनना चाहे बन सकता है, उसके बनने पर कोई बाध्यता नहीं है, बट कंडीशन है उसकी आहारताएं वो पूरी करता हो। सो आइए हम राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति बनता है तो उसके लिए क्या आहारताएं होती हैं उसको एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होता है बेटा? आइए देखें। अहर्ताओं का मतलब है, हम बात कर रहे हैं एलिजिबिलिटी की, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए। सबसे पहले देखिए, पार्ट नंबर 5 में आर्टिकल नंबर 52 से लेके 62 के बीच में राष्ट्रपति जैसे पद के लिए बात करते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति के लिए उम्र चाहिए उसको 35, पहले सबसे पहले तो उम्र चाहिए 35। नंबर 2, वो भारतीय नागरिक हो, कोई विदेशी व्यक्ति ना हो, भारतीय नागरिकता उसके पास में होनी चाहिए। नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट ये है बच्चे, वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो, मतलब जैसे कोई सरकारी नौकरी वगैरह लाभ के पद पर ना हो, और अगर लाभ का पद है तो लाभ का पद पहले त्याग करे फिर आए योग्यता के लिए।
अच्छा, उसको 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। जो राज्यसभा लोकसभा से होंगे ये 50-50 सदस्य चाहिए। इसके बाद जब राष्ट्रपति पद के लिए बने तो 15,000 रुपए की जमानत राशि जो है वो किसके पास जमा कर दें? आरबीआई के पास जमा कर दें। छठा पॉइंट, जितने अच्छा जब वो मतलब राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो पद के लिए तो कम से कम 1/6 वोट जो है उसे प्राप्त करना चाहिए। अगर नहीं प्राप्त करता है या इससे कम प्राप्त करता है तो ये जान लो भैया जमानत जो है जब्त हो जाएगी, जमानत भी चली जाएगी। तो अगर ये सारी कंडीशन वो फुलफिल कर पाए तब जाके एनी नंबर टाइम्स वो कवर्ड हो पाए। अब ये कंडीशन ही नहीं फुलफिल हो पाती, इसलिए कोई व्यक्ति 1 बार 2 बार 3 बार से ज़्यादा नहीं बन पाता। कंडीशन यही है, क्योंकि लोग क्या करते हैं फिर उसको इस तरह से साथ उसका चाहिए। भाई देखो, अगर हम कहें 35 साल पूरा होगा, नागरिकता होगी, पद लाभ का पद नहीं होगा, लेकिन ये वाला पद तो फंस जाएगा। 50 प्रस्तावा के अनुवादक नहीं मिलेंगे उसको। 15,000 मान राशि भी हो जाएगी, चलो ये भी हो जाएगा, 1/6 वो भी हो जाएगा, लेकिन मेन मामला ये फंसेगा। तो ये वाला मामला अगर ना फंसे तो उस मामला क्लियर है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपके समक्ष हमारा, वो क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न क्या आता है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? कौन सा उत्पादन का कारक नहीं है? तो हमेशा हमें पता है प्रोडक्शन फैक्टर की जब भी हम बात करते हैं, तो प्रोडक्शन फैक्टर में हमें क्या चीज़ें एकदम प्रमुखता से मिलती हैं? प्रोडक्शन फैक्टर में क्या चीज़ें हमें प्रमुखता से मिलती हैं? ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये 3 चीज़ें तो बिल्कुल सही हैं, लेकिन बैंक क्रेडिट की वैल्यू जहाँ तक वो गलत लग रही है। ठीक है, क्या क्या होता है? लैंड होता है, लेबर होता है, कैपिटल होता है, एंड हम कहें तो वैल्यूज हैं। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक रेट नहीं होगा। ठीक है, कभी भी प्रोडक्ट फैक्टर की अगर हम बात करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, सो लैंड है, लेबर है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, मतलब मजदूर भूमि है, मजदूरी है, और वैल्यूज है, मूल्य भी होते हैं। सो ये चीज़ें होनी चाहिए। इसमें अगर हम बात करते हैं तो बैंक क्रेडिट की वैल्यू क्या है, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रेंजर गैस इज ऑल्सो नोन एज, अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। किसे हम लोग कहते हैं? अजनबी गैस। वैसे अगर हम बात करते हैं बच्चों स्ट्रेंजर के बारे में, तो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा। पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से बनता है, ऐसे करके, जिसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐसे ये होते हैं 6 ब्लॉक, ये होते हैं ऐसे 10 ब्लॉक, ये होते हैं 2 ब्लॉक ऐसे, और यहाँ होते हैं ये 10 ब्लॉक ऐसे करके टोटल ऐसे। ठीक है, तो यहाँ जो सबसे लास्ट में अगर मैं कहूँ मित्रों ऐसे, तो ये जो सबसे लास्ट में होता है उसे कहा जाता है 18 ग्रुप। अब 18 ग्रुप में जितने भी होते हैं वो सभी इनएक्टिव गैसेस होती हैं। वो सभी क्या होती हैं? इनएक्टिव गैसेस होती हैं। इनएक्टिव गैसेस में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जेनॉन, एक्सॉन सब होते हैं। सो अब यहाँ जो अजनबी गैसें हैं वो एक्सन हो जाएगा। एक्सन, एक्सन माने जेनॉन को बात करें तो ये हमारा क्या है? एक अजनबी गैस की तरह वर्क करता है बच्चे। ये क्या बात करता है? अजनबी गैस की तरह काम करने वाला जो है वो ये है, जेनॉन जो है वो अजनबी गैस है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, कई बार पूछा जाता है जब भूकंप आता है, क्योंकि इस समय भूकंप आ रहे हैं कई देशों में, भूकंप के दौरान आ,
ऑर्गन गैस, जो ऑर्गन गैस है ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर निकलती है, ये आंतरिक भाग से बाहर निकलती है, याद रखिएगा। हीलियम जो है एक क्या है, अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है हीलियम, ठीक है। ऐसे ही नियॉन भी क्या है, एक अक्रिय गैस का हिस्सा है। सो ये प्रमुखता से है आप सबके लिए। अब हम बात करते हैं अगला, द ब्रिटिश स्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री सूरत विद परमिट ऑफ। ब्रिटिश हुकूमत ने सबसे पहली कंपनी जो फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की थी, तो उस समय राजा कौन थे? अच्छा आप समझो पहले, जब भी हम बात करते हैं ब्रिटिश की, सो देखिए ब्रिटिश एस्टैब्लिश फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत इन 1608। और सूरत कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है सूरत। और ये कब स्थापित किए थे पहली फैक्ट्री? 1608 में। उस समय जो राजा थे उनका नाम जहांगीर, क्योंकि जहांगीर का जो समय है 1605 से लेकर 1627 का समय है ये। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जहांगीर। मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर होगा जो आपको दिख रहा है वो क्या होगा? जहांगीर। जहांगीर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। जहांगीर क्या है, इसका करेक्ट उत्तर है ए, बिल्कुल सही है। अब आपके समक्ष हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, देखिए अगला प्रश्न कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, पीनियल ग्लैंड है, या नन ऑफ दीज है? इसमें से कौन सा है जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? सो नन ऑफ दीज, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं बेटा। आइए हम बात करते हैं ग्लैंड्स की। देखिए जब भी अगर हम बात करें बेटा ग्लैंड की, ग्लैंड, ग्लैंड का मतलब होता है ग्रंथि, ग्रंथियां, ग्लैंड्स कह लें। अब देखिए ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं। एक ग्रंथि होती है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि, बहिर्स्रावी। एक ग्रंथि होती है जिसे हम लोग कहते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। एक है बहिर्स्रावी और एक क्या होता है, अंतःस्रावी। अब देखो बहिर्स्रावी ग्लैंड वो होती हैं जो हमारे बॉडी से बाहर को एक्सक्रीशन करती हैं चीज़ों को। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं कुछ, जैसे जैसे अगर मैं कहूँ लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ लैक्रिमल ग्लैंड है, लैक्टोग्लैंड, लैक्टोग्लैंड। जैसे मैं आपसे कहूँ SWEAT, स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्रंथि। जैसे बच्चे और मैं आपसे अगर कहूँ यूरिनल, आप कह सकते हो टीयर ग्लैंड्स की जैसे हैं, ठीक है। लैक्रिमल है, स्वेट ग्लैंड है, सलेवरी ग्लैंड, जैसे सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड एंड अदर्स, अदर्स ऐसे। अब अगर हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन से आते हैं, जैसे बेटा अगर सबसे पहले हम बात करें बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे अगर हम बात करते हैं पैंक्रियाज, पैंक्रियास, जैसे बात करते हैं पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ओके। जैसे बात करते हैं थैलमस, थैलमस। जैसे बात कर लेते हैं हाइपोथैलमस, जैसे बात कर लेते हैं लीवर ग्लैंड। सो इस तरह से चीज़ें होती हैं जो आप देख पा रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है यहाँ तक की स्पष्टता बातें क्लियर होंगी। सो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि अंतःस्रावी नहीं है, तो ये तीनों अंतःस्रावी इनमें से कोई नहीं, मतलब सभी अंतःस्रावी हैं इसमें, ठीक है। क्या देखना है, सभी अंतःस्रावी हैं।
सो यहाँ भी आप देख रहे हो, स्पष्टता आपको क्लियर होगा, मुझे उम्मीद है बातें समझ में आ रही हैं। सो करेक्ट आंसर आपको मिल गया था, यही ना? ओके। अब हमारा अगला प्रश्न है आप सबके सम्मुख। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड अबाउट द मोहम्मद अली जिन्ना दैट ही वाज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम यूनिटी? किसने ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कि वो हिंदू और मुस्लिम एकता के राजदूत हैं? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, बीजीटी, या नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सरोजिनी नायडू जी ने इसको कहा था। किसने कहा था? सरोजनी नायडू जी ने इसको कहा था। क्या कहा था? सरोजनी नायडू said that what said that Muhammad Ali Jinnah uh, is an ambassador of Hindu and Muslim यूनिटी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी में जो हैं ये कौन कहते हैं? ये कहते हैं सरोजनी नायडू। नायडू कहती हैं हिंदू मुस्लिम एकता के कौन है? ये राजदूत हैं। ये कौन? मोहम्मद अली जिन्ना साहब। मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप सबके सम्मुख है और वो क्या कहता है? मित्रों, हमारा अगला प्रश्न कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कंसीडर एज द बेस्ट रॉक कट टेम्पल ऑफ इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे अच्छा रॉक कट मंदिर माना जाता है? ऐसा कौन सा मंदिर है जो रॉक कट का मंदिर माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कैलाश टेम्पल एलोरा। कैलाश मंदिर एलोरा में है जो बेस्ट रॉक का एग्जाम्पल माना जाता है। ठीक है। अगर हम कहें बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक टेम्पल ऑफ एलोरा, एलोरा के बेस्ट रॉक का टेम्पल का एग्जाम्पल है, सो इसका क्या करेक्ट आंसर है? कैलाश टेम्पल एलोरा में है। आप लोगों ने नाम सुना होगा अजंता और एलोरा। सो एलोरा की गुफाएं हैं, ये यहाँ पे जो है बेस्ट टेम्पल है माना जाता है एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है। ये दुनिया का सबसे अच्छा जो है रॉक टेम्पल है, कट मंदिर, क्या है? कैलाश टेम्पल एलोरा जो है कैलाश टेम्पल है। अगला प्रश्न आता है कि वह लागत जो किसी व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अनुपात के बदले में उससे कहा जाता है? द कोस्ट दैट द चेंज ऑफ द proportion ऑफ द गुड्स एंड सर्विस दैट अ बिजनेस प्रोडक्ट इज अ टर्म्स एज। वह लागत जो किसी व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अनुपात में बदलती हैं उसे क्या कहा जाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, या मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं? सो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, भिन्न लागत कहलाता है ये। वह लागत जो किसी व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अनुपात में बदलता है वो कहलाता है वेरिएबल। सिंपल सी बात है, इसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, इसका आंसर जो है क्या है बच्चों? बिल्कुल सिंपल सा है। व्यवसाय या उत्पादन में सेवाओं में जो अनुपात में बदले, अनुपात जैसे ही याद रखेंगे बदल रहा है, तो बदलने का मतलब ही आप नाम से जान रहे हो, वेराइटी है, वेरिएबल है। सो नाम क्लियर है एकदम। अगला प्रश्न आप सबके सम्मुख है हमारा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा अपॉइंट बाय हु अमंग द फॉलोइंग? लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भाई देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो विपरीत पार्टी का सत्ताधारी नेता होगा वो करेगा। तो आप इसको लीडर ऑफ अपोजिशन कह सकते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है। विपरीतार्थक कहते हैं, विपरीतार्थक सत्ता का नेता। जो विपरीतार्थक सत्ता का नेता होगा वही क्या करेगा? इसको, इनका चुनाव करेगा। ठीक है, इनका कौन करेगा? चुनाव करेगा। हाल ही में 27th राष्ट्रीय विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया? Where is the 27th World Red Congress organized recently?
रिसेंटली जो ऑर्गेनाइज हुआ है 27 विश्व वाला, ये पराग्वे में हुआ है। ठीक है, साउथ अमेरिका की एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कैपिटल पराग्वे है, जहाँ पे इसका जो है उद्घाटन अभी हुआ है बच्चे, 27वीं। सो करेक्ट आंसर क्या है? 27वीं विश्व विश्व सड़क कांग्रेस, विश्व सड़क कांग्रेस का उद्घाटन जो है पराग्वे पर हुआ है। पराग्वे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के द्वारा हुआ है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है बच्चे। वो क्या है? बी वाला आंसर इसका सही है। ओके, अब जो है हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंस टाइप ऑफ द कॉमनली यूज ऑफ द करेक्टिंग प्रेस बायोपिया इज। प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए आमतौर पे इस्तेमाल किए जाने वाला एक लेंस का प्रकार है। कौन सा लेंस का प्रकार है? बाइफोकल लेंस है, कॉनकेव है, सिलेंड्रिकल है या कॉन्वेक्स लेंस है? प्रेस बायोपिया। ठीक है, देखिए आइए हम बात करते हैं। सिंपल आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं एक ट्रिक के माध्यम से, जिसमें आप भूलेंगे नहीं। देखिए जब कभी किसी को दूरदृष्टि दोष हो, दूरदृष्टि दोष, तो दू में लग जाता है ऊ, तो ऊ से बन जाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस लगेगा। ठीक, अच्छा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपर मायोपिया, और हाइपर मायोपिया जहाँ लग जाता है वहाँ हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे जब कभी किसी को निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे इसे हम सिंपल कहते हैं मायोपिया। मायोपिया ये लग जाता है कॉनकेव। कॉनकेव माने अवतल लेंस। अवतल लेंस लग जाता है इसमें, इस तरह से। अच्छा, फिर जैसे अगर कभी आ जाए प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया अगर आता है कभी, तो ऐसे में लगना चाहिए बाईफोकल लेंस। क्या लगना बेटा? बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस, ठीक है, द्विलेंसीय प्रकृति हो जाती है, इसको बाईफोकल बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा? ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ए वाला। याद रखेंगे, इसमें आपका ए वाला करेक्ट है आंसर। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड आरडीएक्स। आपको बताना है निम्नलिखित में से आरडीएक्स की खोज किसने की थी? आरडीएक्स, वैसे सिंपल अगर मैं कहूँ तो ये नाम ऑलरेडी क्लियर है। फ्रेडरिक हेनरी ने इसकी खोज की थी। नील्स बोर्ड का मॉडल था, जॉन मिल्टन का मॉडल था, हर्बर का मॉडल था। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फ्रेडरिक हैनिग। फ्रेडरिक हैनिग डिस्कवर्ड आरडीएक्स। आरडीएक्स की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक हेनरिक ने की थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं मित्रों हमारे अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वेयर हैज हेल्ड एक्सरसाइज समर्पित स्टार्टेड बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। एक समर्पित 11 करके सेनाओं के बीच में अभ्यास शुरू हुआ है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच स्टार्ट हुआ है। आपको बताना है ये अभ्यास कहाँ से स्टार्ट हुआ है। समर्पित 11 स्टार्टेड है, ये आर्मी का एक ज्वाइंट क्या है, अभ्यास है, जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच शुरू हुआ है। तो आपको बताना है ये जो समर्पित अभ्यास है जो भारत और बांग्लादेश शुरू हुआ है, ये कहाँ पे शुरू हुआ है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में है, तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय। कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों, वो स्टार्ट हुआ है अभी मेघालय रीजन में। ठीक है, कहाँ स्टार्ट हुआ है? मेघालय रीजन में। ठीक है, सो समर्पित जो है, समर्पित, और ये 11 अभ्यास ये कहाँ स्टार्ट है?
मेघालय रीजन में स्टार्ट है। सो करेक्ट आंसर क्या है? डी इज करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एज पर द सेंसस 2011 which of the following state and union territories claim second rank in the terms of literacy rate? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान दावा किया है? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य और केंद्र ने साक्षरता दर के मामले में दूसरा स्थान किया है? सेकंड पोजीशन किस राज्य की आई है साक्षरता के हिसाब से? ये बात की जा रही है यूनियन टेरिटरी में, लक्षद्वीप, मिजोरम, पांडिचेरी या गोवा। जो गोवा एक सिंपल स्टेट है बच्चे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? लक्षद्वीप जो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए देखें 2011 की जो जनगणना है, जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप साक्षरता में सेकंड पोजीशन पर रहा है बच्चे। सेकंड पोजीशन पर रहा है। किस पे रहा है? सेकंड पोजीशन पे। ये लिटरेसी रेट में मैंने आपको बताया था भी, लिटरेसी डे भी हम लोग मनाते हैं। कब मनाते हैं? 8 सितंबर को लिटरेसी डे मनाया जाता है हर साल। क्या मनाया जाता है? 8 सितंबर को लिटरेसी डे मनाया जाता है बेटा हर साल। अच्छा, अगर सर्वाधिक शिक्षा की बात करें, सर्वाधिक शिक्षा मिलती है हाई, एकदम हाई लिटरेसी रेट है केरला में और सबसे कम अगर लिटरेसी रेट कहें तो बिहार में है ऐसे। और अगर यहाँ पे कहें तो सबसे ज़्यादा शिक्षा रेट आपको मिलेगा दिल्ली में, और सबसे कम अगर मिलेगा तो वो आप कमेंट में बताएंगे यूटीज़ में। ठीक है, सो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है लक्षद्वीप सेकंड नंबर पर, ये बात समझ में आपको आ रहा है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? Who was the first Indian woman to be honored by the Global Indian Award 2023? आपको देखना है कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 से सम्मानित होने वाली महिला कौन है। सुचित्रा शेखर हैं, सोनाली घोष हैं, सुधा मूर्ति हैं या अदिति अशोक हैं? 2023 के ग्लोबल इंडियन अवार्ड को से नवाजा गया है किसे? सो इसका करेक्ट आंसर है सुधा मूर्ति। क्या करेक्ट आंसर है? सुधा मूर्ति। ठीक है, प्यारे बच्चे देखें, सुधा मूर्ति 2023 में ग्लोबल इंडिया अवार्ड से सम्मानित की गई हैं। सो ग्लोबल इंडिया अवार्ड से जो सम्मानित की गई हैं वो कौन है? सुधा मूर्ति जी हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर है मित्रों वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों को समझ में आ रहा है अच्छे से। ओके, अगला प्रश्न है, recently where was the KVIC inaugurated the खादी इंडिया आउटलेट? हाल ही में KVIC, ठीक है, ने खादी इंडिया का आउटलेट का उद्घाटन किया है। सो आपको बताना है KVIC खादी इंडिया का आउटलेट का जो उद्घाटन है वो किस IIT ने किया है? IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई। सो विच इज द करेक्ट आंसर? सो मित्रों इसका जो करेक्ट आंसर है वो IIT दिल्ली है। ठीक है, IIT दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करें KVIC IIT दिल्ली inaugurated खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है किसने? IIT दिल्ली ने किया है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए,
ए इज अ करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है मित्रों यहाँ तक की बातें आप सभी को स्पष्टता क्लियर है और ये बिल्कुल करेक्ट और सही है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 की। आज 43 क्या कहता है? ऑन एनी इशू द pertaining to the disqualification of the member of the Lok Sabha under the 10th schedule of the Indian Constitution, the final decision is taken by। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी मुद्दे का अंतिम निर्णय के द्वारा लिया जाता है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा ये प्रश्न का क्या विषय है। प्रश्न कह रहा है हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची संख्या 10, जिसमें दल बदल कानून प्रणाली का विषय दिया है, एंटी डिफेक्शन लॉ का दिया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें कोई भी पार्टी का व्यक्ति अपने दल का बदल नहीं कर सकता है। अगर करता है तो ऐसे में वो एक अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसके ऊपर कौन व्यक्ति अंतिम निर्णय लेगा, उसी बात का प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत देश के उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो कौन है उसके लिए लाइबल पर्सन? सो उसका जो लाइबल पर्सन है लोकसभा का स्पीकर होगा। कौन होगा उसके लिए लाइबल? लोकसभा स्पीकर जो है उसके लिए लाइबल होगा। आइए मित्रों हम समझते हैं। अगर मैं कहूं 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में ये दल बदल कानून की प्रणाली का उल्लेख है और अंतिम निर्णय के तौर पर स्पीकर लोकसभा का प्रमुख होगा। अच्छा, लोकसभा के स्पीकर का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 93 है बच्चे। सो 93 के अंतर्गत ये जो है व्यक्ति इसके लिए अंतिम निर्णय लायक होगा। सो यही जो है वो क्या है, वो करेक्ट है। जैसे माननीय श्री ओम बिरला जी इस समय हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर हैं। ओम बिरला जी जो हैं ये कोटा राजस्थान से क्या है, लोकसभा सदस्य हैं और ये एज अ स्पीकर भी है। ठीक है, सो ये जो है इस तरह से इनका चुनाव होता है। उम्मीद है आपको ये वाला आंसर बिल्कुल समझ में अच्छे से आ रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डोमेन नेम ऑफ द एक्सप्रेशन AU स्टैंड फॉर। अगर हम बात करते हैं इन अ डोमेन नामों में अभिव्यक्ति AU जो है किसका अभिव्यक्त करता है? AU जो है, अगर मैं कहूं आपसे AU, सो AU किसको शो ऑफ करता है इन चारों में से? एंटीगुआ, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीकन यूनियन। विच इज करेक्ट आंसर? सो इसका जो करेक्ट आंसर है AU से शब्द ऑस्ट्रेलिया से बनता है बच्चे। AU जो शब्द है वो किसको बनाता है? ऑस्ट्रेलिया को बनाता है। अगर मैं कहूं AU, सो AU का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया। ये क्या होता है? AU का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया। सो ऑस्ट्रेलिया जो है AU का डोमेन है। जिस तरीके से हम अफ्रीका में EU लगाते हैं, सॉरी यूरोप में लगाते हैं, अफ्रीका में AS लगाते हैं, एशिया में ASI लगाते हैं। दीज आर द डोमेन टर्म टू शो ऑफ द कॉन्टिनेंट। डोमेन टर्म, ठीक है, डोमेन टर्म है किसको शो करने के लिए है? कॉन्टिनेंट को शो करने के लिए। दीज आर द फॉलोइंग डोमेन्स। ओके, सो अभी नेक्स्ट बात करते हैं अगला है कैपिटल ऑफ द नाइजीरिया। नाइजीरिया की क्या राजधानी है? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। नाइजीरिया की क्या राजधानी है? आपके सामने कुछ और भी दीजिए। ग्लासगो अभी फुटबॉल के लिए फेमस था। ये जो रीजन है वो साउथ अमेरिका के पार्ट में है। नाइजीरिया अगर मैं कहूँ तो ये अफ्रीका की कंट्री है
और इसका जो कैपिटल है वो है अबूजा। क्या है बेटा? अबूजा। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। याद रखें, नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो क्या है? अबूजा। अबूजा कैपिटल है नाइजीरिया की, अबूजा। अबूजा। जैसे अगर हम बात करें सिडनी, सिडनी की कैपिटल क्या है? ऑस्ट्रेलिया। सॉरी, कैपिटल तो नहीं है लेकिन ये सिटी है वहाँ की, इसकी कैपिटल जो है बेटा वो क्या है? केनबरा। केनबरा। जैसे आदिस अबाबा है इथोपिया, आप कभी सुने होंगे, इथोपिया। इथोपिया भी अफ्रीका में है। ग्लासगो ये कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका के रीजन के पास पड़ता है, ब्राजील रीजन के पास में ग्लासगो। क्या है? ग्लासगो। ओके। सो उम्मीद है मित्रों यहाँ तक की बातें आप सभी को स्पष्टता अच्छे से क्लियर हैं और चीजें आपको समझ में आ भी रही होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रेस इन एनर्जी रिलीज्ड, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त होती है? ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है? रिस्पायरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, इंजेक्शन है, एब्जॉर्प्शन है? कौन सी प्रोसेस है? सो इसका जो सही आंसर है वो फोटोसिंथेसिस है, माने प्रकाश संश्लेषण। आइए देखें, अगर हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया होती है जिसमें पेड़ पौधे क्या करते हैं बेटा? अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उस पद्धति को या उस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण पद्धति में पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, तो यही इसकी पद्धति है। आइए हम देखें, अगर हम आपको बताएं या समझाएं, जैसे मान लो ये एक पेड़ है, ऐसे करके, तो पेड़ के अगर हम सतह में बात करें, एक तरफ एक होता है जाइलम जिससे वाटर जाता है उसमें, और एक साइड में होता है फ्लोयम जिससे सॉइल या मिट्टी जाती है। और होता क्या है मित्रों, आप पौधों या पत्तियों में अगर मैं कहूँ तो यहाँ होता है क्लोरोफिल माने पर्णहरिम, और ये पर्णहरिम ही क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ फूड, और भोजन का क्या करते हैं बच्चे? ये लोग निर्माण करते हैं। तो ये होती है इनकी प्रमुखता से। अगर मैं इसमें बात करूं तो H2O और CO2, अब आप क्या देखते हो, ऊपर आपको मिलता है सनलाइट और नीचे क्या मिलता है? क्लोरोफिल मिलता है, और यहाँ बन जाता है C6H12O6, और प्लस ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं। सो ये जो आप प्रोसेस देख रहे हैं बच्चे, इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसे ही हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो ये जो है इसकी पद्धति बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। आप इस तरह से आप इसको नोट कर पाओगे और समझ पाओगे। सो क्या करेक्ट आंसर है? फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे अगर आप मैं कहूँ बच्चों, तो ये आपको ऑक्सीजन रिलीज होते दिख रही है। ऑक्सीजन जो है रिलीज होते तुरंत आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बच्चे। ओके, अगला है, द सोर्स ऑफ अ सन एनर्जी इज प्रोसेस ऑफ। सूर्य की ऊर्जा का सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, प्रक्रिया है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, या हार्मोनिक इमिशन है? क्या इसका करेक्ट आंसर है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है। हिंदी में अगर मैं कहूँ तो आप इसे कह सकते हैं नाभिकीय संलयन। सूर्य में क्या होता है बच्चे? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? नाभिकीय संलयन। जैसे सूर्य है सन, तो सन क्या होता है भाई? एक सूर्य तो एक आग का गोला है, आप सब ये जानते हो। सूर्य क्या है? एक आग का गोला है, और उसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में सूर्य क्या करते हैं? अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं।
अपनी एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं बच्चे, ठीक है। सी वाला जो है इसका क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है। अगली बात करते हैं, स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमेना इज कॉल्ड, वायुमंडलीय घटनाओं के अध्ययन को कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी या फिर एस्ट्रोनॉमी। देखो वायुमंडल की अगर घटना की हम बात करेंगे बेटा, इसका सर करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोलॉजी। क्या करेक्ट आंसर है, एस्ट्रोलॉजी। ये हो जाता है वायुमंडल की घटनाओं का अध्ययन, वायुमंडलीय घटनाएं, ये कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, इसके बाद में एस्ट्रोलॉजी ये कहलाता है ज्योतिष विद्या का अध्ययन, ज्योतिषाचार्य विद्या, ज्योतिषाचार्य की विद्या अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोलॉजी। सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंपीय अध्ययन, भूकंपीय अध्ययन कहलाता है। एस्ट्रोनॉमी कहलाता है खगोल अध्ययन, खगोल विज्ञान। तो ये आपका जो आंसर नंबर बी है वो मित्रों क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एकदम सही है। क्यूरी इज अ यूनिट ऑफ, मैडम क्यूरी हेनरी बैकवर्ड की जब भी बात करते हैं तुरंत हमें रेडियो एक्टिव की याद आती है बच्चे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव। याद रखिएगा, ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व जो प्रकृति में स्वयं विघटित हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। सो रेडियो, अच्छा रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ख़त्म होने में जो समय लगता है वो टी हाफ लगता है, इसकी वैल्यू 0.693 होती है लगभग, ठीक है। और रेडियो एक्टिव की एक्टिविटी की वैल्यू को बताने के लिए क्यूरी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम लोग, क्यूरी का, क्यूरी का यूज़ करते हैं, यूज्ड बाय अ क्यूरी, ठीक है। मैडम क्यूरी के नाम से इसका नाम पड़ा था क्यूरी, और हेनरी बैकवर्ड ऐसे टर्म यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। सो यही इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए वाला, ए ही क्या है इसका बच्चे, एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, हम बात करते हैं, अगला है लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द इक्वेटर इज कॉल्ड, लाइन ड्रॉ पैरेलल टू द इक्वेटर इज कॉल्ड। आपको बताना है भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाने वाली जो रेखाएं हैं उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखाएं खींची जाती हैं आपको बताना है उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, किस नाम से हम उनको जानते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं हैं, लैटिट्यूड हैं, लॉन्गिट्यूड हैं, आइसोबार हैं या नन ऑफ दीज हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। आपको बताना है कि उन रेखाओं को क्या कहा जाता है, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो यहाँ देखेंगे भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई जो रेखाएं हैं उन्हें क्या कहेंगे। जैसा कि अगर हम बात करते हैं, ये आप देखते हैं, ये जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये जैसे कि हम देखते हैं क्या है, ये हमारी पृथ्वी का हिस्सा है। अब पृथ्वी में ये हिस्सा कहलाता है नॉर्थ, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है हमारा साउथ। अब बीचों बीच में जो रेखा खींची जाती है उसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। अच्छा मित्रों, एक बात और याद रखेंगे, अगर कभी भूमध्य रेखा की बात करें, क्योंकि भूमध्य रेखा पे जो सनलाइट है, जो सूर्य का प्रकाश है वो बिल्कुल सीधा पड़ता है, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल सीधा पड़ता है, तो ऐसा वो दिखता है। अगर हम इसको और अध्ययन से समझने का प्रयास करें तो जैसे ये भूमध्य रेखा है, इस पे अगर इस तरह की और लाइनें खींची जाएं ऐसे करके, इस तरह की और जो लाइनें खींची जाती हैं ऐसे, सो इसमें ही जो लाइनें खींची गई हैं उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा ऐसे। सो भूमध्य रेखा पे जो लाइनें खींची गई हैं और वो समानांतर हैं, सो उन रेखाओं को हम किस नाम से कह देंगे, उनको हम कह देंगे लैटिट्यूड लाइनें,
या हम उन्हें कह सकते हैं अक्षांश लाइनें। क्या कह सकते हैं? अक्षांश लाइनें। सो ये देखिए, आप सभी इनको देख रहे हैं, ये अक्षांश लाइनें, तो इन्हें ही अक्षांश हैं। कभी आपसे कोई पूछे इसकी डेफिनेशन क्या है? अक्षांश रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जो क्या हो, काल्पनिक हो, क्षैतिज हो और परवलयाकार पथ हो। तो जैसे ये जो लाइनें आप देखते हैं, ये लाइनें एक परवलयाकार नाम का पथ बनाती हैं और ये लाइनें क्षैतिज होती हैं। ये लाइनें एक्चुअल पृथ्वी पर नहीं होती हैं, ये लाइनें क्या होती हैं? काल्पनिक भी होती हैं। और इन अगर लाइनों की संख्या मैं कहूँ बच्चे, इन लाइनों की संख्या 181 होती है और दो लाइन के बीच का अगर डिफरेंस कहें तो 111 किलोमीटर का होता है। सो करेक्ट आंसर क्या है? लैटिट्यूड। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन हमारे सभी प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा, चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।